एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर हम यहाँ तक कर चुके हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय 1 मिनट ऑफ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल मेजरिंग द। या तो हम इसको वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए ले सकते हैं स्पेसिफिक हीट को। यदि सॉलिड की बात करें हम स्पेसिफिक हीट के कांस्टेंट वॉल्यूम को ही डिफाइन करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव इज टेकन सिंस ई जो है हम ई का इसको वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे। ई हमारी जो एनर्जी है वो मे बी फंक्शन ऑफ अदर क्वांटिटीज़। हाँ मे बी फंक्शन हो सकता है एनर्जी का, जैसे फर्मी एनर्जी का फंक्शन है। टेम्परेचर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फेज स्पेस है। सबस्क्रिप्ट वी शोज दैट वॉल्यूम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट वैन एवर एनर्जी इज एडिड टू सॉलिड। यदि हमने कोई सॉलिड है मेरे पास, मैं किसी सॉलिड की बात कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी हो सकता है सॉलिड, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी बात कर रही हूँ। यदि मैंने उसके अंदर एनर्जी लगाई है, लाइक वॉल है उस पर एनर्जी लगाई है, द इंक्रीज इन इट्स एनर्जी अकर्स इन दो वे में हो सकती है। फर्स्टली द एनर्जी इज यूज टू वाइब्रेट द एटम। जैसे ये बुक है, मैंने इस पर एनर्जी लगाई है तो इसके अंदर क्या होंगे, जो मेरे एटम है वो वाइब्रेशन पोजीशन पे आ जाएंगे। वाइब्रेशन का मतलब आने के मतलब आपकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। आपको पता होगा क्लासिकल उसमें कौन सी बुक है, काइनेटिक थ्योरी में किया होगा, 7/2 हो जाती है। रोटेशन में आपकी 5/2 रहती है, वैसे 3/2 रहती है ट्रांसलेशन में, ठीक है। सेकेंडली क्या हो सकता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल में वो एक्साइट हो जाए, या तो जो ग्राउंड लेवल से वो कहाँ चले जाए, जो इलेक्ट्रॉन है मेरे यहाँ पर इस स्टेट में है वो कहाँ चले जाए, हाई स्टेट में चले जाए, ठीक है। तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक एटॉमिक और एक इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला है, क्योंकि जब ट्रांजिशन होता है ना ग्राउंड स्टेट से अबव स्टेट में, हाई स्टेट, जैसे के शेल से एल शेल में, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक भी बोला जाता है। एटॉमिक का मतलब कि वो एनर्जी को यूज़ टू वाइब्रेट द एटम, ठीक है। 2 टाइप में होगी मेटल की। मेटल कोई सॉलिड है, 2 चीज़ में इसकी जो स्पेसिफिक हीट है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डिवाइड होगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाया, जो एटम होंगे वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करने पर शुरू हो जाएंगे अपनी पोजीशन से, ठीक है। एक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, मान लो जैसे हम इलास्टिक खींचते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक डिफ्लेमेशन फोर्स पैदा हो जाता है जो क्या करता है उसको वापस उसी पोजीशन पे ले आता है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा एज लॉन्ग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल। उतना ही होगा जितनी आपकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा। मान लो इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इतना है तो दैट वुड भी, उनकी डिस्प्लेसमेंट भी इतनी ही होगी, ठीक है। द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स आर सिंपल हार्मोनिक होते हैं, ठीक है। हार्मोनिक क्या होता है, टू एंड फ्रो मूव करते हैं, ठीक है। द टोटल वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो उनकी क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होती है 3 N kT, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की फॉर्म में 3 kT, तो हम एन की बात करें तो 3 N kT हो जाएगा। ये इसके अंदर 3-4 डायरेक्ट यूज़ किए हैं, या आपने शायद काइनेटिक थ्योरी में पढ़े होगा। द टोटल वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन की बात आ गई, एनर्जी हमारी KT होगी, 3 डायमेंशन की बात आ गई 3N फॉर द एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर। KT होते हैं, निकाली हो गया आपने। फ्रॉम द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसकी वैल्यू क्या होती थी 2 × 1। हाँ, जब इक्विपार्टीशन करते थे C² = VX² + VY² + VZ², फिर उसकी वैल्यू को पहले वैसे क्या होती थी 3/2 KT होती थी, फिर हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ये आपका शायद कौन सी बुक है, काइनेटिक थ्योरी में क्वेश्चन है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहता है, जो एवरेज एनर्जी होगी वो एसोसिएटेड होगी विद द मोशन ऑफ अलोंग वन कोऑर्डिनेट। मान लो एक कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू होती थी, ठीक है। तो 2 × 1/2 KT, तो KT तो वहाँ से आ गया। 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस की बात है तो 3 KT हो गया, ठीक है ना। 1/2 लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपने काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा है, तो जिसकी वैल्यू होती थी 1/2 KT, ठीक है। और यदि मैं एक कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ, यदि मैं 3 कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये शायद आपको मैं दिखा भी सकती हूँ उसकी फ़ोटो, नहीं तो आप अपनी बुक में देख लेना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूनिट 3 में है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं मोलस्फीर। ये आप एक बार लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन है यूनिट 3 में देख लेना, बुक पढ़ी होगी तो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वी जैसे C² की वैल्यू VX² + VY + ZK होती थी, तो 1/2 उनके एनर्जी के इक्वल लगाते थे वैल्यू। ये इसका आपका पूरा एक टॉपिक दे रखा है, ठीक है, यूनिट 3 में। तो उसकी वैल्यू आती थी KT। तो मैं 3 डायमेंशन की बात कर रही हूँ, तो 3 कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ 3 KT, और एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर है फॉर दैट
एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट DE/dt होगी, मैं एटॉमिक की बात कर रही हूँ अभी। एटॉमिक की वैल्यू क्या आ गई 3NKT, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ गया 3NK। Kn की वैल्यू क्या होती है R के इक्वल होती है गैस कॉन्स्टेंट के, दैट इज यू हैव ऑलरेडी डिटरमाइन इन योर यूनिट 3 काइनेटिक थ्योरी। सिंस द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल जो होते हैं, जैसे हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है, वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, ठीक है। कोई पोटेंशियल वैल्यू नहीं होती है, सारी कौन सी एनर्जी होती है, कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। तो एवरेज एनर्जी कितनी होती है, E = 3 × 1/2 kT होती है, ठीक है। ये आपने निकाला हुआ है डायरेक्ट रिजल्ट 3/2 kT होती है, आपने निकाली हुई है 3/2 kT। मैं ये 2 रिजल्ट अभी आपको जैसे ही खत्म होगा ना वैसे दिखाऊंगी। इफ़ देर इज़ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री एटम इन द मेटल, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी 3/2, इसका डेरिवेटिव लो 3/2 NK हो गया, NK की वैल्यू R होती है। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, दोनों को प्लस कर दो 3R + 3/2 तो 9/2 R आ जाएगी, ठीक है। पर हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि रूम टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी जो होती है इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के, ठीक है। 3R की वैल्यू मतलब R की वैल्यू रख देना आप, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3R। एट रूम टेम्परेचर द हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिपेंडेंट किस पे होगी उसकी, इस R पे वैल्यू भी डिपेंडेंट होगी, ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर 3R वैल्यू आई है एटॉमिक वाले के केस में, तो बस ये उसी की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अप टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ R के आपका यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है। दिस इज़ वेल नोन ऑफ डुलोंग और पेटिट लॉ, ये आपका नेक्स्ट यूनिट में आएगा डुलोंग और पेटिट लॉ, ठीक है। यदि लो टेम्परेचर की बात करें, लो टेम्परेचर की बात करें तो CV बिगिनस टू फोल्ड करना स्टार्ट हो जाता है और टेंड्स टू 0, ठीक है। हीट कैपेसिटी follows T3 law near T = 0, CV = constant in case of insulators, T is in case of metal। फर्स्ट का मतलब तो यह है कि लो टेम्परेचर की बात करें, यदि लो टेम्परेचर है तो आपकी CV की वैल्यू भी क्या रहेगी, बिल्कुल स्मॉल आएगी। जैसे जैसे आप बोलो आगे आगे बढ़ाते जाते हो T की वैल्यू को, तो वो इतनी बढ़ेगी T के क्यूब, T का जो क्यूब की वैल्यू आएगी, मान लो T की क्यूब 10 क्यूब आ रही है और इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, मतलब इतना क्यूब बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि आप 3 गुना टेम्परेचर बनाओगे तो उस हिसाब से आपकी CV की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। ये किसकी बात होती है, इंसुलेटर की, ठीक है। और कांस्टेंट पद रहती है मेटल्स में, हम मेटल्स की बात करें तो उसमें कांस्टेंट रहती है, देखो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ कर रही है ना, लेकिन हम इंसुलेटर की बात करो तो इतना इंक्रीमेंट आता है। दिस एनोमलस ऑफ स्पेसिफिक हीट और सॉल्व बाय, इसको ऐसा क्यों हो रहा था इंसुलेटर, उसमें क्यों डिफरेंस आ रहा था, ये फर्मी डिराक ने सॉल्व किया। लो टेम्परेचर पे वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करता है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वैल्यू डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको लर्न करना पड़ेगा। ये वैल्यू आपका इलेक्ट्रॉनिक फिराक डिराक स्टैटिक्स का स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पर पूरा डेरिवेशन है, वो आपकी बुक में नहीं है, उसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आती है 1/2 N। N इज एन इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर। पाई आपको पता है टेम्परेचर जो है ये वाला टेम्परेचर है, UF आपकी फर्मी एनर्जी है, N और K के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो CV इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, मतलब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि मैंने हमारा फैक्टर लैम्डा भी आ गया, तो मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ ही इंक्रीमेंट हो रहा है। एक टाइम आएगा जब ये 3R के इक्वल होगा। हम ये 3R कब आया, आपका इलेक्ट्रॉनिक के केस में आया है ना, सॉरी एटॉमिक के केस में, हम एटॉमिक के केस को ही डिफाइन कर रहे हैं। जब एटॉमिक की बात हो रही है, जब मीन पोजीशन में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो सो वी फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू दिस। अब आपने पहले एटॉमिक की बात करी है, अब हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एट लो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिड्यूस टू 0 एट T0। T की 0 वैल्यू पे 0 पे उसकी वैल्यू पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा T के आएगा। लेकिन इंसुलेटर की बात करें तो T क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। विच इज़ मतलब जो एक्सपेरिमेंटली देखा वही हमें मिला। द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक इज ओनली 1% स्पेसिफिक हीट ऑफ एटम रूम टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉनिक का पता है क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल में, सिर्फ 1%, ठीक है। तो वही कंसीडर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूट एटम, मतलब जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, एटॉमिक की वजह से, ठीक है। उसके बाद इन 1912 में पीटर डिबे कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इन एक्सप्रेशन फॉर द मेटल एट लो एनर्जी। तो 1912 में भी पीटर और डिबे का एक रूल आया था, उन्होंने भी स्पेसिफिक हीट और सॉलिड को बताया। उन्होंने भी देखा कि एटॉमिक का कितना कंट्रीब्यूशन है और इलेक्ट्रॉनिक का कितना कंट्रीब्यूशन है, और टेम्परेचर क्या रखा उन्होंने, लो रखा था, जैसे हमने पहले रखा था, ठीक है। तो उनका डायरेक्ट रिजल्ट था, उनका ये आया T क्यूब के प्रोपोर्शनल आया, और लैम्डा T, मतलब T क्यूब का इंसुलेटर वाला भी था और पार्ट, और इलेक्ट्रॉनिक वाला कुछ पार्ट भी था। तो मतलब हमारे पास एटॉमिक कंसिडरेशन के लिए आ गया फर्स्ट, सेकेंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ रहा है। एटॉमिक में हमें क्या मिल रहा था, T क्यूब, ठीक है। तो एट लो टेम्परेचर द एटॉमिक स्पेसिफिक हीट बिकम स्मॉल
लो टेम्परेचर की बात करें एटॉमिक वाली कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक जो होती है हाई हो जाती है, ठीक है। और यदि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये हाई ये लो हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स योर टॉपिक। आपका बीच में टॉपिक रह गया था, आपको खुद करने को कहा था। वैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका एनालिसिस हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की, मतलब हमने इंफ्रारेड जैसे लाइट्स होती हैं तो हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की लाइट ली हमने। वाज कैरी आउट बाय लैंगली जो थे जिन्होंने किया था, उन्होंने क्या किया, थर्मल रेडिएशन ऑफ सन, मतलब कोई भी सोर्स लगा लो जहाँ से हीट आ रही है तो उन्होंने सन का यूज़ करा ताकि जो हीट को किस पे यूजिंग ए रॉक सॉल्ट प्रिज्म, उस हीट को हमने प्रिज्म के ऊपर फॉल करवाया। हाउएवर द डिसिसिव एनालिसिस ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी वाज कैरी, बट लैंगले ने इतना कुछ नहीं किया, पर ब्लूमर और प्रिंगस्टन ने 1899 में ज़्यादा इसके बारे में बताया। उन्होंने किस प्रिज्म का यूज़ किया, फ्लोस पर प्रिज्म का यूज़ किया, रेडिएशन को फॉल करवाया, ठीक है। कि उसने क्या देखना था कि कुछ रिफ्लेक्ट होती है या ट्रांसमिट होती है, जैसे हमने इसमें देखा था वही पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इसके अंदर एक्सपेरिमेंटली कुछ ना शो नहीं कर रखा तो आपको डायरेक्ट देखना पड़ेगा। द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ कार्बन ट्यूब विच वॉज हीटेड इलेक्ट्रिकली एंड वाज यूज अ सोर्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये मेरा यहाँ पर ना एक ट्यूब लगी हुई है कार्बन की, यहाँ शो नहीं करी, मेरी एक कार्बन की ट्यूब है, ठीक है, जहाँ से हीट को पास करेंगे, नैरो अपनी होनी चाहिए ना, ठीक है, जिसको हीट किया गया पहले, क्यों, क्योंकि ताकि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ताकि थोड़ी ब्लैक हो जाए, ताकि हमारे उसके अंदर से जो हीट है वो आराम से चली जाए, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ कार्बन ट्यूब विच वॉज हीटेड इलेक्ट्रिकली वाज यूज एज सोर्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट इज़ योर कार्बन ट्यूब, ठीक है। ए नैरो बीम ऑफ रेडिएशन वाज ऑब्टेन यूजिंग ए फाइन स्लिट एस, तो यहाँ से ये सोर्स है, तो यहाँ से मेरा ये नैरो बीम है, जो पतली सी बीम होगी वो पास आउट कर जाए, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यहाँ दिखा नहीं रखा, ये गायब है। द बीम इज़ रेंडर्ड पैरेलल बाय रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम, ये मेरा एक कनकेव रिफ्लेक्टर है, ये मिरर है, मिरर 1 है, मिरर 2 है, ठीक है। यहाँ से मेरी क्या होगी, यहाँ पर हमारी पहले फॉल करेगी इस मिरर पे, पैरेलली फॉल करेगी, ठीक है, और देन इंसिडेंट ऑन फ्लोरल प्रिज्म, फिर उसके बाद यहाँ से फॉल करने के बाद कहाँ फॉल कर गई है, ये प्रिज्म पे फॉल कर गई है, ठीक है, जिस वजह से आपकी डिस्पर्स होगी है सारी थर्मल रेडिएशन ऑन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। द डिस्पर्स रेडिएशन ऑफ फोकस इन वेल डिफाइंड स्पेक्ट्रम, देखो वेल डिफाइंड स्पेक्ट्रम बनाएगी अब यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ अनदर, ये एक और मिरर लगा रखा है ना, उससे वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, आगे देखो ये रिफ्लेक्ट कर रखा है। द थर्मल रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आर ब्राउट टू फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स आर स्टडी विद द हेल्प ऑफ, अब देखो हम नहीं इनको देख सकते कितना ये रिफ्लेक्ट हुई है, कितना ये डिस्पर्स हुई है, उसके लिए एक बोलोमीटर होता है, वो देखता है कि कितनी आपकी लाइन्स आ रही है, जैसे ये लाइन्स आ रही है ना, क्या रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। अब कितनी आपकी फोकस में आ रही है डिफरेंट पॉइंट्स से, किस पॉइंट्स पे देखो ये आ रही है, कुछ आपको डैश मिलती हुई नज़र भी आएंगी पर होंगी नहीं, कुछ ऐसा टाइप का मिलता है हमें, ठीक है। हम रोटेट करते हैं प्रिज्म को, द रेडिएशन और डिफरेंट लाइन इंसिडेंट ऑन द वॉलोमीटर, जैसे हम रोटेशन आपने करा ना, वो प्रिज्म वाला करते थे तो रोटेशन करते थे तो आपको स्पेक्ट्रम मिलता था, है ना, वो वहीं से जैसे ही रेडिएशन आती थी फॉल होती थी, स्पेक्ट्रोमीटर में किया वैसे ही है। बाय रोटेटिंग द प्रिज्म द रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ आर इंसिडेंट ऑन वॉलोमीटर, देयर रेडिएंट एनर्जी ई लैम्डा इज मेजर, ठीक है। तो ई लैम्डा क्या बताएगा, जो एनर्जी को बताएगा, एनर्जी कौन सी जो यहाँ पर जो रेडिएशन के फॉल होने से जो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एमिट हो रही है, ठीक है। उसके लिए ग्राफ भी प्लॉट किया गया है, दैट इज़ अ ग्राफ जो टेम्परेचर जो सबसे हाईएस्ट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और T1 से ऑब्वियस है, ठीक है, T1 का ये होगा, T2 का, T3 अप टू 4 का शो कर रखा है। द जनरल ये क्या बताता है, जो ये कर्व बताता है सेम एट ऑल द टेम्परेचर बट द इमर्सिव पावर, वैसे तो सब पे सेम है, ठीक है, सेंटर से, बट द जो ग्रेड नेचर सेम ऑल द टेम्परेचर बट द इमर्सिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज़ ग्रेटर एट हायर, जो हायर टेम्परेचर होगा वहाँ पर ही ज़्यादा होगी इमर्सिव, मतलब एमिट करने की पावर, वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने के बाद। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग द वेरियस वेवलेंथ इज यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कहाँ यूनिफॉर्म है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकंड इंक्रीज फॉर आवर लेंथ है, हर वेवलेंथ के लिए वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ठीक है, विद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जितनी ज़्यादा रेडिएशन आ रही है, जितनी ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी एनर्जी से वेवलेंथ सेम वही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जितनी ज़्यादा आपकी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा आपकी द मोस्ट ऑफ द एमिशन ऑफ रेडिएशन कन्फाइंड टू इंटरनल वेवलेंथ corresponding to every temperature black body there is a wavelength lambda mv which is massive power highest, ठीक है। हर टेम्परेचर की कुछ ना कुछ लैम्डा की वैल्यू होगी और वो ही बताएगी कि आपकी कितनी एमिशन हो रहा है एनर्जी का। ये जो लैम्डा की वैल्यू होती है पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है,
और यदि लैम्डा की वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम पावर जो एमिसिटी है, तो इसको इधर ले जाओगे तो कांस्टेंट के इक्वल होगी, दैट इज़ योर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, और यदि मैं 2 वैल्यू को ले डिफाइन करूँ तो मैं लैम्डा 1 से लैम्डा 2 इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, और ये भी डायरेक्ट 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ ट्रिपल लॉ। इन दोनों लॉ का एक्सप्लेन कर देना, ये शायद आपने पहले कर रखे हैं तो मुझे बता देना।